नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी, सीधे जोशीमठ से। जोशीमठ में अभी भी खतरा बरकरार है और दूसरी तरफ लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि मौसम जिस तरह से बदल रहा है, कड़ाके की ठंड है। हालांकि लोगों को जो 700 परिवार हैं उनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आज मुआवजे का ऐलान भी किया, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि शुरुआती तौर पर दिया जा रहा है, जिसमें से 50,000 रुपए जो पीड़ित परिवार हैं वो अपनी शिफ्टिंग पर खर्च कर सकते हैं और 1 लाख रुपए अग्रिम मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जोशीमठ पहुंचे, जहां पर वो पीड़ित परिवारों से मिले, उन जगहों पर गए जहां पर दरारें आई हैं और मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और ये बताने की कोशिश की कि उस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा क्योंकि यूपी में आजम का बयान एक बार फिर चर्चा में है। आजम खान ने मुंबई में आज एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासत एक बार फिर गर्म है। आजम का यह कहना है कि योगी सरकार की जो यूपी में फिल्म सिटी बनाने की कल्पना है वो सिर्फ सपना है, वो पूरा नहीं होगा, ये बात आजम खान ने कही। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें संघ प्रमुख मोहन भागवत की, तो आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे तमाम विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। यह बयान मुसलमानों को लेकर था, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा यूपी सरकार की इन्वेस्टर समिट की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास हाई टी का आयोजन भी किया था। तो इन तमाम खबरों का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सपा नेता आजम खान आज मुंबई के दौरे पे थे। दरअसल सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एक सदस्य ने साल 2016 में आजम पर 101 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया था। इसी केस के सिलसिले में आजम मुंबई गए थे, लेकिन मुंबई में उन्होंने योगी सरकार के यूपी में फिल्म सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर तंज कस दिया। आजम ने कहा कि सपने देखने का हक सबको है, यानी आजम ने यूपी में योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठा दिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी के मिशन फिल्म सिटी पर आजम खान का तंज। मुंबई से आजम खान का नया चैलेंज। ख्वाब देखना अच्छी बात है, जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बताया ख्वाब। ख्वाब देखना अच्छी बात है, जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। पेशी पर आए मुंबई, भाजपा सरकार पर चुभने वाला हमला। आवाज कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो जिंदा। माया नगरी में आजम खान का फिल्मी डायलॉग। करने की वही जालिम वही मुझसे। रामपुर में करारी हार पर सवाल को बताया मजाक। चुनाव क्यों हार जा रहे हैं रामपुर में आजम साहब? मुंह नीचे करना। आर यू जोकिंग? मेरे से मजाक करते हो इतने छोटे होकर, यानी उम्र के छोटे होकर। मोहन भागवत के बयान पर कुछ भी कहने से तौबा। अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है, संविधान के अधिकार। रामपुर टू मुंबई, आजम के शोले। बात तो चुभेगी। आजम खान जिस केस के सिलसिले में मुंबई गए थे, उस केस को दर्ज करवाने वाले एजाज नकवी ने दावा किया है कि आजम खान पर रामपुर में कई केस चल रहे हैं और आजम को कई मामलों में सजा होने वाली है। इसलिए आजम ध्यान भटकाने के लिए मुंबई आए। उन्होंने यह भी दावा किया
कि आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए वारंट भी जारी नहीं हुआ था, लेकिन आजम चाहते हैं कि रामपुर में उनके जो केस उन पर चल रहे हैं उनमें देरी हो, इसलिए वो मुंबई में आए। वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने मुंबई में आते ही योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। जिस मुंबई में सीएम योगी ने 6 दिन पहले बॉलीवुड के दिग्गजों को यूपी के फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में निवेश का न्योता दिया, फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की हर खास बात बताई, उसी मुंबई से अब सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने योगी सरकार को सीधा चैलेंज दे डाला है। फिल्म सिटी पर पूछे गए सवाल के जवाब में इसे ख्वाब बता डाला है। बहुत अच्छी बात है, होना ऐसा। उन्होंने एक बात कही कि पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, ख्वाब देखना अच्छी बात है। जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब योगी सरकार का फिल्म सिटी प्रोजेक्ट आजम की नजर में सपने से ज्यादा कुछ और नहीं। आजम ने ऐसी बात तब कही है जबकि 5 जनवरी को बॉलीवुड के नामी फिल्मकारों ने सीएम योगी की इसी मुंबई में जमकर तारीफ की थी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी सरकार की फिल्म की शूटिंग को लेकर नीति देश भर में सबसे बेहतर है और इसमें फिल्म उद्योग की चिंता का पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन आजम ने बस एक शब्द ख्वाब कहकर इन तमाम कोशिशों को खारिज कर डाला। रामपुर टू मुंबई वाले आजम के इन शोलों ने रामपुर में भी माहौल गरमा दिया। दरअसल आजम खान मानहानि के एक मामले में पेश होने मुंबई पहुंचे थे। मामला 7 साल पहले का यानी 2016 का है। तब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान मंत्री थे। उसी साल सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य और यूपी के प्रभारी रहे एजाज अब्बास नकवी रामपुर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के आरोपों के बाद उसका सर्वे करने पहुंचे थे। इस पर आजम ने उन्हें आरएसएस के आतंकवादियों का वकील करार दिया था, साथ ही उन्हें कौम का मीर जाफर बता डाला था। इसी बयान को लेकर आजम के खिलाफ डॉक्टर एजाज ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मैं प्रभारी था उत्तर प्रदेश का 2016-17 में, जब ये मंत्री हुआ करते थे, तो हमने रिपोर्ट बनाई थी और बताया था कि देखिए जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में वक्फ का बंटाधार किया गया है और घोटाला किया गया है, उसमें सीबीआई की संतुति प्रस्तुत किया था। उस सीबीआई की इंक्वायरी के खिलाफ आजम खान ने हमारे ऊपर पर्सनल और अनर्गल आरोप लगाए थे। उसके वजह से हमने इनको डिफेमेशन का केस फाइल किया था 101 करोड़ रुपए का। उसकी आज सुनवाई थी जिसमें इन्होंने अपने देश से दोषित होने से मुकर गए हैं और अगली तारीख रखी गई हुई है 15 जून। बुधवार की आजम की पेशी पर एजाज का कहना है कि आजम रामपुर में दर्ज मामलों में देरी करने के मकसद से अचानक मुंबई पहुंच गए। 50 केसेस में रामपुर की अदालत में एफआईआर दर्ज हुए, जिसमें से अभी सब के सब जो है फाइनल स्टेज पर हैं। ज्यादातर में सजा आना तय है। इसके बाद से आजम का अंत होना तय है और आजम खान के तमाम जो अपराध हैं सब में सजा होना तय है। इसी वजह से ये छटपटा रहे हैं और रामपुर से भाग करके इन्होंने वहां के केसेस को डिले करने के लिए आज हमारे जो बम्बई का केस है उसको बताया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं। वहीं आजम खान का कहना है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वकील साहब हैं यहाँ के, उन्होंने किया हुआ है सिर्फ परेशान करने के लिए। कोई क्राइम नहीं किया है, क्राइम तो हमने कहीं भी नहीं किया। मैंने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं बच्चों के बच्चियों के, जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी कोई फीस नहीं है, उनको ड्रेस भी स्कूल देता है, उनको किताब कापी स्कूल देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब आजम से पूछा गया कि आखिर रामपुर में उनकी पार्टी की बार बार हार क्यों हो रही है, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाबी सवाल कर डाला। सवाल था, क्या आप मजाक कर रहे हैं? चुनाव क्यों हार जा रहे हैं रामपुर में आजम साहब? मुंह नीचे करना। आर यू जोकिंग? मेरे से मजाक करते हो इतने छोटे होकर, यानी उम्र के छोटे होकर? कैमरे के एलसीडी में जा रहा है। चुनाव को लेकर आपका कोई सवाल है क्या? जिस तरह से ऊपर से आ रहा तेरा कुछ भी सवाल करने की इजाजत
भले ही आजम खान रामपुर की जगह मुंबई में थे, लेकिन उन्होंने यूपी के मसले पर यहाँ भी सियासी माहौल गरमाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। दरअसल संघ प्रमुख ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हीं का रास्ता सही है, बाकियों का गलत है। जैसे ही संघ प्रमुख ने ये बयान दिया तो उसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर जमकर निशाना साधना शुरू किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये बयान देश को तोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संघ प्रमुख का बयान सबको जोड़ने के लिए। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र 5 जनने और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में जो कुछ कहा, उस पर देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। आप अपनी पहले आर्यन सुप्रीमेसी को आप मानते कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं। जो पूज्य सरसंघचालक जी ने कहा है, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, उस पर इस देश का अधिकांश मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज भी वह विचार करता है, वो मानता है, समझता है कि कैसे मतलब दूध और चीनी एक साथ मिल करके उसका टेस्ट बढ़े, और दूध और नींबू बनाने का जो काम करते हैं वह ओवैसी जैसे लोग हैं या तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सर्वोच्चता बोध की सोच छोड़ देनी चाहिए, ना ही खुद को सही और बाकियों को गलत समझना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा था कि हिंदुओं में एक तरह की आक्रामकता दिख रही है, क्योंकि 1000 साल तक युद्ध लड़ने वाले समाज में एक जागृति का भाव आया है। भागवत ने कहा था कि हम कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा गलत। आप अपनी जगह पर अच्छे हैं, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं। इसके लिए लड़ने की नहीं, साथ चलने की जरूरत है। यही हिंदुत्व है। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। ओवैसी कह रहे हैं कि संघ शुरू से ही संविधान का अपना मतलब निकालता है, जबकि देश में सबको समानता का अधिकार है। इस पर भाजपा भड़क गई। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत है ही नहीं है। नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू, भारत नहीं है लिखा हुआ। हाँ, बट लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते आप? इंडिया भी बोल सकते हैं। नहीं, आप कौन सा आप क्या चाह रहे हैं? आप तो इस मुल्क की प्लुरलिज्म को, इसकी खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं। वही तो आपका मकसद है। हावी होने की जंग नहीं, बल्कि सहभागी होने का जज्बा चाहिए। और हावी होने की जंग कभी किसी का समाज का भला नहीं करती, बल्कि सहभागी होने का जुनून और जज्बा ही समाज का भला करता है। इस देश में दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमान में एक मुसलमान भारत में रहता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सारे अधिकार सुरक्षित भी हैं, मजबूत भी हैं, महफूज भी हैं। समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर संघ परिवार से लेकर भाजपा तक पर निशाना साधा है और इसे पूरी तरह गलत बताया है। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। उधर मुस्लिम उलेमाओं की इस पर क्या राय है, ये भी जान लीजिए। मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है, और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। अरे भाई, बादशाह का बेटा तो बादशाह ही होता है। जब हमने 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, तो 800 साल का वर्चस्व तो रहेगा ना।
हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं आपकी तरह, जिस तरह मोहन भागवत कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसको क्यों बनाना है हिंदू राष्ट्र भाई? लोकतंत्र की वजह से, जमहूरियत की वजह से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, अपने धर्मों पर अमल करते हैं, इसी वजह से पूरे देश में हिंदुस्तान को जाना जाता है। दूसरी तरफ साधु संत मोहन भागवत के बयान की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि संघ प्रमुख ने जो कहा उससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी। देखिए, आक्रामकता जो है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं। आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर जितने जितने कुठाराघात पहले से होते रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया है। जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए विश्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सरकार इस पंथ में है। साफ है कि मोहन भागवत के बयान पर शुरू सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस बदलाव की स्क्रिप्ट जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष लखनऊ आए थे तब भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके बाद जब सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तब भी इस पर चर्चा हुई और अब लखनऊ में लगभग धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 30% के करीब चेहरे बदले जाएंगे और ये बदलाव बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होगा। खरमास बीतने का इंतजार है और भाजपा की मिशन 24 वाली टीम पर मंथन शुरू हो जाएगा। 16 से 17 जनवरी तक दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि यूपी भाजपा को लेकर आला कमान क्या फैसला लेगा, क्योंकि इस बैठक के बाद ही यूपी भाजपा में बदलाव का ताना बाना बुना जाएगा और बदलाव की चर्चा के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये कहकर माहौल गर्म कर दिया कि हर स्तर पर पार्टी में बदलाव होगा। पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, तो हम कुछ हमारे पद खाली हैं, कुछ हमारे लोग सरकार में चले गए, कुछ विधायक सांसद भी हमारे संगठन के लोग बने हैं, कई लोग हमारे जिलाध्यक्ष एमएलसी बने हैं जी। तो एक बार सभी हमने पूरा तैयारी कर ली है, होमवर्क कर लिया है और केंद्रीय नेतृत्व पार्टी जैसा अनुमोदन करेगी, निर्देश करेगी, उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन पुनर्गठन करना। यानी जिला अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को बदला जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश स्तर की टीम में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। पार्टी संगठन के सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश संगठन में करीब 30% नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि 20% चेहरों के पद और भूमिका में बदलाव हो सकता है और कई चेहरों की छुट्टी भी की जा सकती है। आंशिक मैंने सब पूरा चेंज नहीं होगा, आंशिक परिवर्तन होगा। हम जिले भी आंशिक करेंगे, मंडल में भी परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रों में भी करेंगे और आपके प्रदेश की जो हमारी टीम है उसमें भी करेंगे। जो मंत्री हैं सरकार में हैं वो प्रदेश में भी हैं, उनको भी अब एक व्यक्ति एक पद, वो फार्मूला पार्टी का सिद्धांत है हमारा। और जहाँ तक उनके दायित्व वाला विषय है, वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नहीं है सर, लेकिन उनके स्थान अभी खाली हैं, उन स्थानों को भरना भी हम लोगों को। हाल ही में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन का यूपी दौरा किया था। उस दौरे के बाद से ही भाजपा संगठन में बदलाव की खबरों ने जोर पकड़ा। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से बदलाव के लिए जो कदम उठाया गया है उसे बीएल संतोष ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि उससे पहले ही सरकार में शामिल मंत्रियों को संगठन से बाहर करने की चर्चा हो रही है, क्योंकि भाजपा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है। ऐसे में ए.के. शर्मा, दयाशंकर सिंह, जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप का संगठन से बाहर होना तय माना जा रहा है। इनकी जगह दूसरे चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी। सवाल सिर्फ संगठन में बदलाव भर का नहीं, एक सवाल विधान परिषद की 6 मनोनीत सीटों को लेकर भी है। हर किसी को इस बात का इंतजार है
कि इन मनोनीत सीटों पर किस किस का नाम आगे किया जाएगा। प्रक्रिया में हमने केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए और केंद्रीय नेतृत्व को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, तो उसमें बहुत जल्दी पार्टी कुछ विचार करके और सरकार को नाम प्रेषित करेगी। माननीय सरकार के प्रस्ताव पर गवर्नर साहिबा उसे मनोनयन का प्रक्रिया को पूरा करेंगे। भाजपा के हर कदम को लोकसभा के चुनावी गुणागणित से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन में जो बदलाव होगा उस पर भी 2024 की ही छाप दिखेगी। बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है और कोशिश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का जो संगठन है उसे नए सिरे से तैयार किया जाए। खासतौर से लंबे समय से जो लोग प्रदेश संगठन में मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग सरकार में भी मंत्री हैं, यानी जो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें एक जगह से ही केवल रखा जाए और प्रदेश संगठन में नए लोगों को जगह दी जाए। संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच सोमवार को ही भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के भी कई मायने हैं, क्योंकि अमित शाह बहुत जल्द यूपी की उन सीटों पर दौरा करने वाले हैं जहां 19 के चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली। और जहां तक संगठन में बदलाव की बात है तो अमित शाह भी यूपी की हलचल पर पूरी नजर रखते हैं, क्योंकि लखनऊ में चर्चा होती है कि यूपी के लिए भाजपा की हर रणनीति में अमित शाह की निगरानी जरूर होती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पिछले दिनों से बदजुबानी की सियासत चल रही है, लेकिन अब इस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ऋचा राजपूत पर सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वो अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम को बदलने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि मनीष जगन अग्रवाल इस नई टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। ये वही मनीष जगन अग्रवाल हैं जिनके विवादित ट्वीट से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। भाजपा और सपा के बीच ट्विटर पर हुई राजनीतिक बदजुबानी ने उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। हालांकि अब दोनों ही दल अपने अपने नेताओं के अभद्र ट्वीट को लेकर बैकफुट पर हैं। इस बीच अखिलेश ने एक ऐसा फैसला लिया जो बताता है कि सपा के ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणियां उन्हें भी चुभी होंगी। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदलने का फैसला लिया है, यानी अब नई टीम सोशल मीडिया का काम देखेगी। अखिलेश ने यह फैसला तब लिया जब पुलिस ने अभद्र टिप्पणी के आरोप में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि अखिलेश मनीष जगन अग्रवाल के बचाव में मैदान में जरूर उतरे थे, लेकिन मनीष अग्रवाल को जमानत मिलने के बाद अब अखिलेश इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हमें ज्ञान न दें, वो अपने सोशल मीडिया के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको ज्ञान दें, या जो उनके पार्टी के गुंडे अपराधी माफिया दंगाई हैं उनको ज्ञान दें। भारतीय जनता पार्टी को पूरा ज्ञान है, पूरा ध्यान है, और भारतीय जनता पार्टी हर उस बात को ध्यान रखती है कि सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मंच से क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया के मंच से क्या बोलना चाहिए, वो मर्यादा ध्यान रखती है। मनीष जगन अग्रवाल को जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके कई अभद्र ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। अंदर खाने चर्चा ये भी थी कि मनीष जगन अग्रवाल को लेकर सपा में दो राय बन गई है। यही वजह रही कि अखिलेश ने सोशल मीडिया टीम बदलने का फैसला किया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि मनीष जगन अग्रवाल नई टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। मेरा अपना निजी मत है ये कि इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो सभ्य समाज के हित में नहीं है। सभ्य समाज को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई स्थिति, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कमेंट्स आए होंगे वो व्यक्तिगत उससे आए होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके अधिकृत पेज से, उनकी पार्टी की अधिकृत पेज से इस तरह के कमेंट्स आए। जिस ट्विटर हैंडल से मनीष जगन अग्रवाल भाजपा नेताओं के बारे में अपशब्द बोला करते थे, उस ट्विटर हैंडल पर शांति छाई है। 7 जनवरी के बाद से कोई भी ट्वीट नहीं हुआ। 7 जनवरी को जो आखिरी ट्वीट इस हैंडल से हुआ था, उसमें भी भाजपा नेता हरिओम पांडे के लिए चाटुकार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जैसे ही मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, तब से इस ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऑफिशियल हैंडल्स, हमारे प्रवक्ता और हमारे सभी साथी बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से व्यवहार करते हैं, भाषा और भाव दोनों की चिंता करते हैं। इसके विपरीत अखिलेश जी से मेरा अनुरोध है कि अपने ही ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल निकाल करके देख लें कि कितनी अभद्र भाषा उनके सोशल मीडिया हैंडल से प्रयोग की जा रही है। बीते कुछ महीनों से सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से भाजपा नेताओं और कुछ पत्रकारों को लेकर अभद्र ट्वीट किए जा रहे थे और जैसे ही मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, सपा की तरफ से भाजपा नेता ऋचा राजपूत के उन गंदे शब्दों का जिक्र किया जाने लगा जो डिम्पल यादव और उनकी बेटी को लेकर दिए जा रहे थे। अखिलेश ने भी ऋचा राजपूत के सहारे भाजपा पर सवाल उठाए थे। मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मनीष अग्रवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन ऋचा राजपूत के ट्वीट को लेकर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का खेमा भी अब खामोश हो चुका है, क्योंकि अखिलेश अब इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि बदजुबानी जब शुरू होती है तो परिवार भी इसकी चपेट में आ जाता है और अखिलेश इससे दूर ही रहना चाहते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जोशीमठ की, जहां पर जो 700 परिवार हैं वो अभी भी संकट में है। हालांकि उनको राहत शिविरों में भेज दिया गया है, ज्यादातर परिवारों को, और बाकियों को भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि मुआवजा उनको वक्त पर मिले, सही मुआवजा मिले, उनका अगर पुनर्वास होगा तो सही तरीके से हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि राहत और पुनर्वास का काम सही तरीके से होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ के तमाम मकानों को नहीं ढहाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जो भी अगली कार्रवाई होगी वो यहाँ की जनता की सहमति से ही होगी। साथ ही साथ जो आज सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, वो 1.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, जो कि एक अग्रिम किस्त के रूप में है। जो पूरा मुआवजा होगा अभी उसकी कैलकुलेशन की जा रही है, उसका फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। जोशीमठ में महासंकट के बीच मौसम ने करवट ली। यहाँ शीतलहर और बढ़ गई। मौसम खराब होने से आपदा से प्रभावित लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग अपने कमजोर हो चुके घरों को छोड़कर जब दूसरी तरफ शिफ्ट होने जा रहे थे तो इनमें से कई की आंखें नम नजर आईं। देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है। सब कुछ हमारी माँ, चाची, भाई बहनों ने सबने बहुत मेहनत करी और आज वो घर से वे ये खंडर को देखते हुए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। सुकून वाली बात यह है कि 7 जनवरी के बाद जोशीमठ में जमीन दरकने और दरार के चौड़ी होने की घटना दोबारा नहीं हुई है, यानी अब संकट पहले से थमता दिख रहा है। सीएम धामी ने खुद प्रभावित इलाके का जायजा लिया और लोगों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का यकीन दिलाया। नहीं, अभी हमने अंतरिम रूप से एक जो फौरी तौर पर हो सकता है उस मुआवजे में की कुछ राशि दी है, लेकिन जो भी आकलन करने के बाद हमने केदारनाथ आपदा के समय में, वरुणावत के समय में जिस प्रकार से धनराशि देने का, जो भी सहायता राशि देने का प्रावधान आपदा में किया है, उसका जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ की जो प्रमुख हमारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी से बात करके हम लोग जो है उसको तय करेंगे। जोशीमठ में महासंकट से लोगों को उबारने के लिए राज्य सरकार ने लोगों के जख्मों पर मुआवजे का शुरुआती मरहम लगाया है और ये वादा किया है कि अब किसी भी इमारत को गिराने की कार्रवाई लोगों की सहमति से ही होगी। देखिए, भगवान बद्री विशाल की कृपा से जो एकदम से यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा था कि बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उस पर रोक लगी है और पानी का फ्लो भी कम हो गया है, दरारें भी थम गई हैं और निकट भविष्य में हम समझते हैं कि सब सामान्य होगा, अच्छा होगा, फिर से हमारा शहर पुनः पुरानी स्थिति में आएगा। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि यहाँ की जेपी कॉलोनी में हो रहे पानी के रिसाव में कमी आई है। संकट
धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। डेफिनेटली अगर टेम्परेरी शिफ्टिंग कराया जाता है तो उसमें घर जैसे सुविधाएं तो नहीं हो सकती है जी। उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, उसको हम समझते हैं जी। और इसीलिए आज एक निर्णय हुआ था कि हम लोग एक अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए उनको देने का जीवो हो गया है जी। ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। उससे लोग अपने मन से अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं या कोई किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त धनराशि अवेलेबल हो जी। यानी 1.5 लाख रुपए सरकार हर परिवार को देगी। 1.5 लाख रुपए जो प्रभावित 723 परिवार हैं प्रत्येक परिवार को दे दी जाएगी। खतरनाक जगहों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने पर जोर है। अब तक 723 मकानों और 4 वार्ड को खतरनाक बताया गया है। अस्थायी तौर पर 145 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिनमें 499 लोग शामिल हैं। अब तक जो भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है वो 723 है। जो असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं 4 वार्ड हैं। वार्ड 1 गांधीनगर, वार्ड 2 सिंहधार, वार्ड 5 मनोहर बाग, वार्ड 7 सुनील। असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 86 है, लेकिन जो चिन्हित किए गए हैं 723 है, जैसा कि बताया गया। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इससे पहले आपदा राहत कोष से जोशीमठ के लिए 11 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से SDRF को कुल 392 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये तमाम कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए अपने घरों को इस तरह खतरे की जद में जाते देखना बेहद दर्द भरा है। जोशीमठ में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर या दुकान लोन पे लिए हैं। एक महिला ने ABP गंगा को बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है, उनकी पेंशन पर गुजर बसर चलती है। उसी पेंशन से लोन लेकर घर को ठीक कराया था, लेकिन अब घर ही टूट गया। पेंशन की रकम किस्त चुकाने में चली जाएगी। आखिर वो अब क्या करेंगी? आपका घर कहाँ पर है? मोन्टव्यू के नीचे है, ठीक मलारी और मोन्टव्यू के नीचे है। वहाँ बहुत खतरा है बेटा, ऊपर से धस रहा, नीचे से भी भूस्खलन हो रहा। उस दिन 3 तारीख को हम रात में 2 बजे उठे, तड़ के आवाज आए तो हम रोड में रहे। तब उसके दूसरे दिन हमने अपना सामान उठा दिया, थोड़ा बहुत जैसा भी उठाया, तब हम इधर नगर पालिका में शिफ्ट हो गए। यहाँ जिन लोगों के दुकान बर्बाद हो गए वो भी मुश्किल में है। भविष्य अंधकार से भरा दिख रहा है। इन्हें सख्त मदद की दरकार है। सिर्फ मुआवजे से कब तक काम चलेगा? तो अब ये समस्या हो गई कि कहाँ से किस्त दें। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लोन माफ हो जाए और हमारा मकानों का क्षतिपूर्ण जो भी है हमको 1 टाइम 1 सेटल टाइप का अगर कर देते हैं तो हम लोग कहीं भी अपने सेफ जगह पर चले जाते सर। राज्य सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आपने अपने सचिव को भेजा, हम आभारी हैं वहाँ, लेकिन सचिव ने कह दिया 1.5 लाख रुपया अंतरिम मुआवजा देंगे और किस तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा शेष, उसके विषय में कुछ बातचीत नहीं। और इसलिए हमने तय किया आपस में कि 24 घंटे का समय दो सरकार को, उसके बाद कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन में आएगी और हम जो क्या करना है, गिरफ्तारियां देनी है, चक्का जाम करना है, मुख्यमंत्री के घर पर आवास पर उपवास करना है, क्या करना है। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को भरोसा है कि देर सवेर ये संकट भी टलेगा और जोशीमठ के लोगों के लिए इस अंधेरी रात के बाद राहत का सवेरा भी आएगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसमें अब सिर्फ 1 महीना बाकी बच गया है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 15 देशों में योगी सरकार के मंत्री निवेश लाने के लिए जा चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर गए थे और आज निवेशक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और अपने निवेश के प्रस्ताव को रखा। लक्ष्य बड़ा है तो तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। कभी यूपी का मंच मुंबई में निवेशकों के बीच नजर आ रहा है, तो कभी चेन्नई में निवेश वाली चाल दिखाई दे रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए इस बार बारी थी लोकल मंच तैयार करने की। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का मंच सजा, रोड शो में कई निवेशक पहुंचे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राजधानी लखनऊ में आज एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और देश भर से तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। और इसके साथ में जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो राज्य मंत्री हैं, जो तमाम इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस रोड शो में मौजूद रहे। और जो यहाँ पर आज निवेशक आए थे, जो उद्योगपति आए थे, उनको उत्तर प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया। लखनऊ में निवेश वाले रोड शो की अगुवाई औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने की। अब तक 7 लाख करोड़ से ज्यादा के ग्लोबल निवेश का दावा किया गया। मुंबई में 5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि यूपी अब बदल चुका है। अपराधी इतने दूर चले गए हैं कि वहां से लौट कर नहीं आ सकते। आपने देखा कुछ तो दूर, कुछ बहुत दूर चले गए जहां से उनका वापस आना नामुमकिन है, असंभव। जो भी चुनौती देगा वो आपने देखा है, गाड़ी पलट गई। यहां पर कानपुर के भी लोग बैठे हैं। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमें ग्लोबल मार्केट से ग्लोबली प्राप्त हुए। The land that has always remained India's cultural and spiritual capital. निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रही है। यूपी में ही इंडस्ट्री क्यों लगाई जाए, इसके तर्क गिना रही है। और निवेशक भी कहते हैं कि यूपी उनके लिए बहुत बड़ा बाजार है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके आए हैं, हम करीब 3400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जिससे करीब 5500 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी 2018 में जो पहली इन्वेस्टर समिट थी, तब हमने एक होटल की परिकल्पना करी थी, और मुझे खुशी हो रही है कि वो होटल हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया। और जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इसमें हमने इसी होटल के एक्सपेंशन, द सेंट्रम होटल जो लखनऊ में है, इसी एक्सपेंशन के लिए हमने फिर से 150 करोड़ का MOU किया है। 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में निवेश का सबसे बड़ा मंच सजेगा। यूपी की योगी सरकार इस बड़े मौके को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री टेंट सिटी का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा विलास क्रूज वो है जो देश में सबसे बड़ा जल परिवहन वाला क्रूज होगा। इस क्रूज में 18 कमरे हैं, जिसमें तमाम 5 स्टार सुविधाएं शामिल हैं और पर्यटन को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन इस क्रूज को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्या अब सरकार नाविकों का रोजगार भी छीन लेगी। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। यात्री सवार हो चुके हैं, माहौल तैयार हो चुका है। बस इंतजार है तो पीएम मोदी के फ्लैग ऑफ करने का। पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। यानी 3200 किलोमीटर की ये नदी यात्रा देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी। जिस वक्त पीएम मोदी इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे, उस वक्त सीएम योगी भी काशी में ही मौजूद रहेंगे। क्रूज तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन काशी में पहुंचने वाला गंगा विलास क्रूज
अपने आप में खासियतों से भरा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे क्रूज़ में रंगों की जो अहमियत है वो एक अलग तौर पर देखी जा रही है। आप देखिए सामने हरे रंग की छतरी है, तो इसके साथ ही टेबल पर नीला रंग और क्रूज़ के किनारे किनारे नीले रंग से यहाँ पर जो इसकी फर्श है उसको सजाया गया है। इसके साथ कमरों में भी जो रंग है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 51 दिनों तक ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा में पर्यटकों को काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा करवाएगा। 8 कमरों वाले इस क्रूज में वो सारी लग्जरी हैं जो किसी 5 स्टार होटल में मौजूद रहती हैं। इसकी खासियत ये है, ये इंडिया में बना है हर तरीके से, और इसका जो इंटीरियर डेकोर है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला ने कंसीव किया है, जो यूनिक है। वो ब्रिटिश नहीं है, कॉलोनियल नहीं है, फ्रेंच नहीं है, मुगल नहीं है, वो इंडियन है। तो जो भी चीज़ें इसमें हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के को लेके और आर्टिस्ट को लेके बनी हुई हैं। जैसे कि टाइल्स वगैरह हैं वो हाथ की बनी है बाथरूम में, जो क्रॉकरी है वो हैंडमेड है, सिमिलरली टेक्सटाइल्स हैं वो हाथ की बनी हैं। देश में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा निकलने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस क्रूज को नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। 13 जनवरी को यात्रा शुरू होने के बाद 51 दिनों का ये सफर भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। ये यात्रा विश्व विरासत से जुड़े 50 से भी ज्यादा जगहों पर रुकेगी। गंगा विलास क्रूज देखिए, जो क्या है कि हम वाराणसी से चल के और पटना, कलकत्ता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, तो इसमें बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते, जहाँ लोगों को पता ही नहीं है। और वो क्योंकि गंगा जी के किनारे हैं, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ना होटल्स हैं। तो जोशीमठ से बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।